यस, हमने बात की थी फैक्टर्स की कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। पहला था टेम्परेचर और दूसरा है पीएच। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। बहुत ध्यान से देखिए मैं आपको क्या समझा रही हूं। देखिए, ये कोई एरिया है, इस एरिया में रिएक्शन होना है, इस एरिया में रिएक्शन होना है। यहां मेरे पास एक एंजाइम है, यहां मेरे पास एक एंजाइम है, ठीक है। इस एंजाइम के अंदर 1, 2, 3 एंड 4, इस एंजाइम के अंदर देयर आर 4 एक्टिव साइट्स। इस एंजाइम के पास 4 एक्टिव साइट्स हैं। अब मैं बोलूंगी भाई रिएक्शन शुरू करवाओ, तो मैं इस रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए मेरे पास एंजाइम तो है, लेकिन अब मैं सबस्ट्रेट देना शुरू करूंगी। मैंने एक सबस्ट्रेट दे दिया, ये सबस्ट्रेट यहां गया, यहां जाकर के अटैच हो गया। मैंने एक दूसरा सबस्ट्रेट दिया, वो यहां आकर अटैच हो गया। मैंने एक तीसरा सबस्ट्रेट दिया, वो यहां आकर अटैच हो गया, और इनके बीच में रिएक्शन भी शुरू हो गया, इनके बीच में रिएक्शन भी शुरू हो गया। मैंने चौथा सबस्ट्रेट दिया, वो यहां आकर के अटैच हो गया। यानी मैंने 4 सबस्ट्रेट दे दिए और इन चारों सबस्ट्रेट ने एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। अब अगर मैं इसके बाद एक एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट और दे देती हूं तो क्या, देखिए फिर से देखिए, फिर से सुनिए, ये एक रिएक्शन है, ये यहां पर मेरे पास एंजाइम है। मैंने पहला सबस्ट्रेट दिया, वो सबस्ट्रेट यहां आकर के अटैच हुआ एंड इनके बीच में रिएक्शन शुरू हो गया और रिएक्शन का रेट बढ़ने लगा। मैं कह रही हूं हाँ रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, यस यस, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में रिएक्शन शुरू हो गया, ठीक है। अब मैंने दूसरा सबस्ट्रेट दे दिया, ये भी जाकर अटैच हो गया और रिएक्शन का रेट और बढ़ गया। फिर मैंने तीसरा सबस्ट्रेट दे दिया, वो भी जाकर जुड़ गया और रिएक्शन और फास्ट हो गया, और मुझे रिएक्शन फास्ट होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि अब मैंने चौथा सबस्ट्रेट भी दे दिया तो अब रिएक्शन बिल्कुल अपने मैक्सिमम पर पहुंच गया, क्योंकि इस एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो गए। अब रिएक्शन बिल्कुल मैक्सिमम, ये रिएक्शन अपने बिल्कुल मैक्सिमम तक पहुंच गया। इस रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो अपने मैक्सिमम तक पहुंच गई, इसको कहते हैं वी मैक्स। क्या बोलते हैं इसको? वी मैक्स। यानी वी मैक्स वाली स्टेज आ गई, मैक्सिमम वाली स्टेज आ गई। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट व्हाट? अब अगर मैं अपनी तरफ से एक सबस्ट्रेट और दे दूं, क्या उससे रिएक्शन के ऊपर कोई असर आएगा? बिल्कुल असर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये सबस्ट्रेट अगर जाएगा भी तो जाकर जुड़ेगा कहां? सारे एक्टिव साइट्स तो ऑक्यूपाई है। तो अगर आप एक सबस्ट्रेट, दूसरा सबस्ट्रेट, तीसरा सबस्ट्रेट, चौथा सबस्ट्रेट, अब आप कितने भी सबस्ट्रेट ऐड कर लो, रिएक्शन में अब कोई असर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस एंजाइम के एक्टिव साइट सारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं और रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, वो पॉइंट है सबस्ट्रेट्स का कॉन्सेंट्रेशन। यहां लिखा है, देखिए बहुत क्लियर लिखा है कि जब आप इंक्रीज करवाते हो, बढ़ाते हो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, तो इट सब्सिक्वेंटली एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। सब्सिक्वेंटली मतलब जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हो, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हो, उसी के सब्सिक्वेंटली, उसी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो लिखा है कि plays due to occupation of active sites of the enzyme, क्योंकि एंजाइम के एक्टिव साइट ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं बाय द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। और ऐसी आएगी जब रिएक्शन अल्टीमेटली अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाएगा, जिसको हम कहेंगे वी मैक्स। लेकिन एक बार एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएं, एक बार रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाए, फर्दर इंक्रीज, उसके बाद अगर आप और इंक्रीज करते हो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पर। इट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन एट ऑल। रिएक्शन का रेट बिल्कुल भी असर नहीं करेगा, कोई असर नहीं होगा रिएक्शन के रेट पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है वो फुल्ली सैचुरेट हो चुका है, क्योंकि वो एंजाइम फुल्ली सैचुरेट हो चुका है। अब और कोई एक्टिव साइट बची नहीं है कि उसके साथ में कोई एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ पाए और रिएक्शन के रेट में कोई चेंज आए। तो रिएक्शन के रेट में स्टार्टिंग में तो ठीक है, सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हो, रिएक्शन का रेट धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जैसे उस एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे, फिर रिएक्शन के रेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो
टेम्परेचर अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, पीएच अफेक्ट करता है और सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करता है। स्टार्टिंग में अगर आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, बट एक बार अगर एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो गए, हमारा एंजाइम सैचुरेटेड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया कि अब मेरे सारे एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं, उसके बाद रिएक्शन के रेट में कोई असर नहीं आएगा, उसके बाद रिएक्शन के रेट में कोई असर नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूं ना बेटा, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से रखिएगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से रखिएगा, ठीक है। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज, माय नेक्स्ट पॉइंट इज एंजाइम इनहिबिटर। माय नेक्स्ट पॉइंट इज एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर किसको बोलते हैं? एंजाइम इनहिबिटर, देखिए इनहिबिटर ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव नाम है। इनहिबिटर माने जो किसी भी रिएक्शन को इनहिबिट करे, जो किसी भी रिएक्शन को रोके, उसको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर। देखो एक बहुत पहले समझा देती हूँ सिंपल तरीके से, एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देती हूँ, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपको समझाऊंगी। देखिए जैसे ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ ये सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है। आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है और हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ ही जुड़ता है। जैसे पेप्सिन एक एंजाइम है, वो केवल प्रोटीन के साथ ही जुड़ेगा। अगर आप ये सोचो अरे अरे हमारी बॉडी में पेप्सिन तो बन गया है, एक काम करो पेप्सिन, तुम प्रोटीन को तो तोड़ ही रहे हो बेटा, साथ साथ शुगर को भी तोड़ दो, क्या जाएगा तुम्हारा? पेप्सिन बिल्कुल मना कर देगा, सॉरी आई एम वेरी स्पेसिफिक, मैं जिस चीज के लिए बनाऊं मैं केवल उसी चीज को तोड़ूंगा। तो एंजाइम्स जिस सबस्ट्रेट के लिए बने हैं वो केवल उसी सबस्ट्रेट को तोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज, जैसे मैंने ब्लू कलर का एंजाइम लिया है और ब्लू कलर का सबस्ट्रेट लिया है, अब क्या हुआ, कोई एक ऐसी चीज आ गई जिसका कन्फर्मेशन, जिसका स्ट्रक्चर इस सबस्ट्रेट से मिलता जुलता था, और ये चीज आकर के, ये मटेरियल आकर के यहां एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ गया। तो इसने क्या किया, एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, और अब एक्चुअल में जो सबस्ट्रेट था, वो यहां आकर जुड़ना भी चाहे तो वो नहीं जुड़ सकता, तो ये सबस्ट्रेट यहां जुड़ जाएगा, फिर एक और सबस्ट्रेट आया वो यहां जुड़ जाएगा, यानी रिएक्शन का रेट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन एक और सबस्ट्रेट यहां आकर के जुड़ सकता था, जो नहीं जुड़ पाया बिकॉज ऑफ दिस रेड कलर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी इस ब्लू कलर के सबस्ट्रेट से मैच करता है। तो ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर वाला सब्सटेंस मैंने यहां जोड़ दिया, एंजाइम कहेगा देखो भाई तुम जुड़ तो गए हो मेरे साथ, मैं तुम्हें उसके लिए तो मना नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट मेंट फॉर यू, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नहीं बनाऊं, मेरा सबस्ट्रेट तो ब्लू कलर का है और तुम रेड कलर के हो। तो इस रेड कलर के सब्सटेंस ने क्या किया, एंजाइम की एक्टिव साइट को बिना किसी मतलब का ब्लॉक कर दिया, और जो रिएक्शन का रेट और बढ़ सकता था उसको बेकार कर दिया, उसको वही रोक दिया। तो ये जो रेड कलर से जो सब्सटेंस है, जिसने बिना किसी मतलब के एंजाइम के एक्टिव साइट को बिना किसी मतलब के ऑक्यूपाई किया और रिएक्शन को और आगे बढ़ने से रोक दिया, उसको हमने बोला इनहिबिटर। ये केमिकल क्या कहलाया, ये केमिकल कहलाया इनहिबिटर। इसने इस रिएक्शन को इनहिबिट किया, रोका आगे बढ़ने से, ठीक है। तो देखिए एंजाइम्स की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटीज के ऊपर कौन अपना असर डालते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असर डालते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। कौन होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स। तो यहां लिखा है एक्टिविटी जो होती है किसी भी एंजाइम की, कोई भी एंजाइम जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स, यानी हर एक एंजाइम अपने स्पेसिफिक केमिकल के साथ ही जुड़ेगा, अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही जुड़ेगा। When binding of chemical shuts off, जब केमिकल की बाइंडिंग शट ऑफ कर दी जाती है, रोक दी जाती है, ठीक है, when binding of the chemical shuts off enzyme activity। अच्छा, जब कोई और केमिकल आकर बाइंड हो जाता है और वो एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ कर देता है, बंद कर देता है,
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहिबिशन। और वो जो केमिकल आकर जुड़ गया जिसने एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ किया, उस केमिकल को हम नाम देते हैं इनहिबिटर। क्या नाम देते हैं उसको? उसको हम इनहिबिटर नाम देते हैं। तो ये इनहिबिटर्स जो है ना, ये भी बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ये एंजाइम के साथ में बिना किसी मतलब के जुड़ जाते हैं और ना तो एंजाइम को अपना काम करने देते हैं, ना सबस्ट्रेट को इनसे जुड़ने देते हैं। और उसका रिएक्शन, उसका रिजल्ट ये होता है कि जो रिएक्शन जल्दी हो सकता था वो उसको और देर लग जाती है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं इनहिबिटर्स, इनको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। आपके एनसीईआरटी में भी कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, हम उन सारे डायग्राम्स को एक एक करके करेंगे आफ्टर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। लेकिन ये जो आपको फिगर दी गई है ना, मैं समझा देती हूँ आपको कि वो क्या फिगर दी गई है। देखिए, इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल देके समझाओ कि कैसे इनहिबिटर्स एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं। तो जैसे मैंने ये बताया कि एक्चुअल में एंजाइम है ये, अच्छा ब्लू कलर ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में एंजाइम है ये एंजाइम है और उसका सबस्ट्रेट ये है। लेकिन ये जो रेड कलर का केमिकल है, ये बिना मतलब में आकर के यहाँ पर ब्लू कलर के सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट कर रहा है। क्या कर रहा है ये इस ब्लू कलर के सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट कर रहा है, इसको यहां पर अटैच नहीं होने दे रहा और खुद ये रेड कलर यहां पर आकर के अटैच हो रहा है। तो यानी ये रेड कलर क्या कर रहा है? ब्लू कलर के साथ कॉम्पीट कर रहा है और कॉम्पीट करने के बाद इस रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा है। तो इसको हम इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ कॉम्पिटिटर कौन है? ये रेड कलर। ये किसके साथ कॉम्पीट कर रहा है? सबस्ट्रेट के साथ। इसके साथ कॉम्पीट करता है, इसको हरा देता है और खुद जाकर के यहां जाकर जुड़ जाता है। तो ये रेड कलर का जो केमिकल मैंने आपको दिखाया, इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और इसने किसको इनहिबिट किया? उसने इनके रिएक्शन के बीच जो रिएक्शन चल रहा था उसको इनहिबिट किया, उसको रोकने की कोशिश की। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो क्वेश्चन इज, हाउ डज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम अकर? किस तरीके से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है? बेटा दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको ढंग से पढ़ना। When the inhibitor, जैसे कोई इनहिबिटर है, वो क्लोजली रिजेंबल करता है हमारे सबस्ट्रेट को इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी इनहिबिटर का और सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत मिलता जुलता है। तो क्या करेगा? ये इनहिबिटर आएगा और ये इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, कम कर देगा एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो इस इनहिबिटर को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड द प्रोसेस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जैसे यहां पर ये देखो, यहां देखो, ये यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो है नॉर्मल सबस्ट्रेट है, ये नॉर्मल सबस्ट्रेट है, इसको जाकर के जुड़ना चाहिए था। लेकिन एक इनहिबिटर है, एक और केमिकल है जिसका स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता है, जिसका स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता है, ये एक्टिव साइट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। तो अब देखिए होगा क्या, इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत क्लोजली मैच करता है। ये जो इनका ये वाला पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट, तो ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, इनका स्ट्रक्चर बहुत क्लोजली मैच करता है। सो ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, वो जो इनहिबिटर है वो क्या करेगा? वो कॉम्पीट करेगा सबस्ट्रेट के साथ में फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। ये जो साइट है इसको आप कहते हो एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट पर कौन आके जुड़ रहा है? इस एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा, इसलिए इस साइट को हम एक और नाम देते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो ये इनहिबिटर आकर जुड़ जाता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पर। देखिए, अगर ये रिएक्शन नॉर्मल चलता, अगर ये रिएक्शन नॉर्मल चलता तो देखिए क्या होता, ये एंजाइम था, ये इसके सबस्ट्रेट आकर के इसके साथ जुड़ता, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता और बाद में ये प्रोडक्ट्स बन जाते। ये देखो, इससे ये दो प्रोडक्ट्स बन गए। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन होता। लेकिन हुआ क्या कि ये आ रहा था, लेकिन बीच में ये आ गया इनहिबिटर आकर के जुड़ गया और इनहिबिटर ने इस सबस्ट्रेट को जुड़ने नहीं दिया। तो रिजल्ट ये हुआ कि प्रोडक्ट नहीं बने। तो ये एंजाइम का जो एक्टिव साइट था या सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट था, ये इसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया बिना किसी मतलब के? इस इनहिबिटर ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, या एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें बाहर का इनहिबिटर आकर कॉम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ में और रिएक्शन को इनहिबिट करता है। क्या करता है? रिएक्शन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट,
कॉन्सिक्वेंटली, और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि बेचारा सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता एंजाइम के साथ, और एंजाइम का जो एक्शन है, एंजाइम का जो काम है, वो डिक्लाइन हो जाता है, वो कम हो जाता है, वो धीरे हो जाता है। ठीक है, इसको एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से भी समझाया हुआ है। इस लाइन को एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से भी समझाया हुआ है। जैसे एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। देखिए, एंजाइम्स के नाम, बहुत नाम याद करने हैं, बहुत नाम याद करने हैं आपको। जब हम फोटोसिंथेसिस शुरू करेंगे, जब हम रेस्पिरेशन शुरू करेंगे, तो एंजाइम्स के नाम ही नाम है वहां पर एंजाइम्स के। एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। नाम से पता चल रहा है ये एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करने वाला है? ये एंजाइम एक्ट करता है सक्सिनिक एसिड के ऊपर। देखिए, एंजाइम्स के नाम भी ना उनके सबस्ट्रेट के ऊपर ही रखे गए हैं। जैसे एक सबस्ट्रेट है, उसका नाम है सक्सिनिक एसिड, एक एसिड है उसका नाम है सक्सिनिक एसिड, वो सबस्ट्रेट है यहां पर। इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। नाम से पता चल रहा है ना, डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज कौन से एंजाइम्स होते हैं? जो हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? जो हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। तो सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? इसमें से हाइड्रोजन वगैरह रिमूव करवाएगा, और ये सक्सिनिक एसिड में से जैसे हाइड्रोजन वगैरह रिमूव हुए, अब सक्सिनिक एसिड नहीं रहेगा, वो एक प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, और उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। क्या कहते हैं हम? फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। तो देखिए, एक एंजाइम है, उसका नाम है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, और सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज नाम का ये जो एंजाइम है, ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन ऐड करेगा, हाइड्रोजन हटा देगा, और सक्सिनिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन तो यही है कि सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में चेंज हो जाना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, यही होना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ? गड़बड़ ये हो गई कि एक केमिकल है, उस केमिकल का नाम है मेलोनेट। आप मेलोनेट बोल लो या मेलोनिक एसिड बोल लो, एक ही बात है। देखिए, एक चीजें बता दूं मैं आपको। आप सक्सिनिक एसिड बोलना चाहो, आप सक्सिनिक एसिड बोल लो। सक्सिनिक एसिड नहीं बोलना, सक्सिनेट बोल लो। ठीक है, पायरुविक एसिड नहीं बोलना, पायरुवेट बोल लो। मेलोनिक एसिड नहीं बोलना, मेलोनेट बोल लो। तो हमारे पास एंजाइम क्या था? हमारे पास एंजाइम था सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, और इसके साथ कौन आकर के जुड़ रहा है? इसके साथ आकर के जुड़ रहा है फॉर एग्जांपल सक्सिनिक एसिड। कौन आके जुड़ रहा है इसके साथ? इसके साथ आकर के जुड़ रहा है सक्सिनिक एसिड। लेकिन एक दूसरा कंपाउंड आ गया, दूसरा केमिकल आ गया, उसका नाम है मेलोनिक एसिड। और इस मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर भी इस सक्सिनिक एसिड से काफी मिलता जुलता है। तो क्या हुआ? इस मेलोनिक एसिड ने सक्सिनिक एसिड को जुड़ने नहीं दिया, खुद जाकर के वो जुड़ गया। तो इसलिए देखो यहां लिखा है कि एक एसिड है, उसका नाम है मेलोनेट या मेलोनिक एसिड। वो रिजेंबल करता है वेरी क्लोजली इन इट स्ट्रक्चर टू सक्सिनिक एसिड। जो एक्चुअल में सबस्ट्रेट था उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है, और ये रिएक्ट कर जाता है एंजाइम सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज के साथ बाय मिस्टेक, और आगे का पूरा पाथवे, आगे का पूरा रिएक्शन, पूरा रास्ता आगे का ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, और ये मेलोनिक एसिड क्या करता है? ये मेलोनिक एसिड इट डज नॉट अलाउ सक्सिनिक एसिड टू रिएक्ट विद एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। मेलोनेट सक्सिनिक एसिड को सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ रिएक्ट करने नहीं देता, वो उसको सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ रिएक्ट करने नहीं देगा, क्योंकि सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज के साथ जहां सक्सिनिक एसिड को जुड़ना चाहिए था, वहां मेलोनिक एसिड जुड़ गया है। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन ब्लॉक हो गया। आपको पता है, ये जो इंफॉर्मेशन हमारे को मिली, ये जो नॉलेज हमें मिली, आदमी, ह्यूमन एक बहुत ही ब्रेनी चीज है, बहुत ही दिमाग वाला ये ऑर्गेनिज्म है। जब हमें पता लगा कि यार ऐसा भी होता है कि अगर एंजाइम के साथ हम उससे मिलती जुलती चीजों को अगर हम अटैच कर दें तो एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा। तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का,
इसको हमने यूज करना शुरू कर दिया बैक्टीरियल पैथोजेंस के लिए, यानी हमने अपनी बॉडी में पैथोजेंस की एक्टिविटी को रोकने के लिए कि पैथोजन हमारी बॉडी में बीमारी ना फैलाएं, हमने इस कॉन्सेप्ट को वहां यूज करना शुरू कर दिया। हमने इस कॉन्सेप्ट को वहां यूज करना शुरू कर दिया। कैसे यूज करना शुरू कर दिया? देखिए, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो लोग फॉलिक एसिड को यूज करते हैं। बैक्टीरिया वगैरह आपकी बॉडी में पहुंच गए, वो फॉलिक एसिड यूज करते हैं in order to synthesize nucleic acids that make up their DNA। देखिए, बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियम है, एक बैक्टीरियम आपकी बॉडी में अंदर एंटर कर गया। ये बैक्टीरियम, इसके पास अपना क्रोमोसोम है, अपना डीएनए है। अब इस बैक्टीरियम को रिप्रोड्यूस करना है, ये बैक्टीरियम डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इस बैक्टीरियम को अपनी कॉपी करनी है, तो ये बैक्टीरियम क्या करेगा? ये अपने न्यूक्लिक एसिड की कॉपी करेगा, यानी अपने डीएनए की कॉपी करेगा। और अपने डीएनए की कॉपी करने के लिए इसको चाहिए फॉलिक एसिड, इसको चाहिए फॉलिक एसिड। बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड चाहिए न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, टू मेक अप देयर डीएनए। यानी फॉलिक एसिड की प्रेजेंस में डीएनए, फॉलिक एसिड की प्रेजेंस में डीएनए का बनना फास्ट हो जाता है। फॉलिक एसिड की प्रेजेंस में डीएनए का बनना बहुत फास्ट हो जाता है, तो बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड की जरूरत होती है, ठीक है। अब क्या हुआ? कुछ ड्रग्स होती हैं, उनको हम कहते हैं सल्फा ड्रग्स। क्या कहते हैं उन ड्रग्स को? उन ड्रग्स को हम कहते हैं सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स का स्ट्रक्चर फॉलिक एसिड से बहुत मिलता जुलता है। सल्फा ड्रग्स का स्ट्रक्चर फॉलिक एसिड से बहुत मिलता जुलता है। तो जब डॉक्टर्स को पता चलता है ना कि इस व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो कहते हैं ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करते हैं? पेशेंट को दे देते हैं सल्फा ड्रग्स। देखिए, ये तो आपको पता है ना, बॉडी में हर काम के लिए एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है। ये एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल की बॉडी में ये डीएनए है। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाने के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं, उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम होता है उस डीएनए का? उस एंजाइम का नाम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम एक डीएनए से दूसरे डीएनए को बनाने में हेल्प करता है, और एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाता है। और इस एंजाइम, ये एंजाइम ढंग से काम करे, इसके लिए फॉलिक एसिड चाहिए इसको, एंजाइम को। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? एक ड्रग होती है सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग का स्ट्रक्चर फॉलिक एसिड से बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सल्फा ड्रग्स दे देते हैं। और सल्फा ड्रग्स जो है वो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है फॉलिक एसिड के, यानी जहां पर जाकर फॉलिक एसिड जुड़ना चाहिए, फॉलिक एसिड, अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज किसके साथ जुड़ करके काम करेगा? ये एंजाइम फॉलिक एसिड के साथ जुड़ करके काम करेगा। लेकिन अब डॉक्टर्स ने उसकी जगह क्या दे दी? सल्फा ड्रग्स दे दी। तो ये सल्फा ड्रग्स गई और डीएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ गई। तो डीएनए पॉलीमरेज तो जोड़ लेंगे क्योंकि इसका सल्फा ड्रग्स का स्ट्रक्चर और फॉलिक एसिड का स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन जैसे ही सल्फा ड्रग्स जुड़ेंगी, डीएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं कर पाएगा। तो यहां लिखा है कि सल्फा ड्रग्स जो हैं, दे आर कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड को भी सिंथेसाइज नहीं होने देगा। देखिए, बहुत सारे काम है। जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज है, इस डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए? इस डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए फॉलिक एसिड। इस डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए फॉलिक एसिड। अब फॉलिक एसिड बैक्टीरिया की बॉडी में कौन बनाता है? फॉलिक एसिड बैक्टीरिया की बॉडी में कोई ना कोई एंजाइम बनाता है। तो ये जो सल्फा ड्रग्स हैं, ये सल्फा ड्रग्स जा करके उस एंजाइम के साथ जुड़ जाती हैं जो फॉलिक एसिड बनाता है। तो फॉलिक एसिड सिंथेसिस अब नहीं हो पाएगा, और फॉलिक एसिड का अगर सिंथेसिस नहीं हुआ तो डीएनए पॉलीमरेज भी अपना काम नहीं कर पाएगा। डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए? फॉलिक एसिड चाहिए। बैक्टीरिया की बॉडी में फॉलिक एसिड बनता रहता है, इसके लिए कुछ एंजाइम जरूरी है। वो एंजाइम्स फॉलिक एसिड बनाएंगे। फॉलिक एसिड बनेगा तो फॉलिक एसिड जाकर के जुड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज के साथ में, और डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा और डीएनए सिंथेसाइज कर लेगा। और डीएनए सिंथेसाइज हो गया तो बैक्टीरिया अपनी कॉपी कर लेगा, एक बैक्टीरियम से 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो एक काम करो ना, फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ रही है ना डीएनए पॉलीमरेज को, तो फॉलिक एसिड उसको मत मिलने दो। एक काम करते हैं, उस एंजाइम को बिगाड़ दो या उस एंजाइम के काम को डिस्टर्ब कर दो जो एंजाइम फॉलिक एसिड बना रहा है। तो इन्होंने क्या किया? उस एंजाइम को डिस्टर्ब कर दिया जो एंजाइम फॉलिक एसिड बना रहा है।
ठीक है, तो पहले मैं आपको वो उस तरीके से समझा रही थी कि वो डीएनए पॉलीमरेज को डिस्टर्ब कर दो, नहीं, यहाँ पर जो उन्होंने एग्जांपल दिया है, क्योंकि क्या है जब आप वहां जेनेटिक्स पढ़ोगे ना 12th में, तो वहां पर ऐसे भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो सीधा कहते हैं कि हम तो डीएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम को डिस्टर्ब कर देंगे, लेकिन यहाँ उन्होंने वाला एग्जाम्पल नहीं दिया, इसलिए मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ा अपना स्टेटमेंट। ठीक है, तो सल्फा ड्रग्स जो है वो क्या करती हैं, फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं होने देती बैक्टीरिया में, और फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनके साथ में वो जाकर जुड़ जाती हैं और वो एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा और फॉलिक एसिड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ लिखा है सल्फा ड्रग्स आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस। अब ये फॉलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होने देती हैं सल्फा ड्रग्स इन बैक्टीरिया एज दे सब्स्टिट्यूट फॉर पी अमीनो बेंजोइक एसिड, thus preventing the next step in the synthesis। ये इन्होंने इसको काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, आई थिंक मुझे इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं देना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन देखिए अब दे दिया है तो इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर यहाँ लिखा है सल्फा ड्रग्स आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस, सल्फा नहीं होने देती हैं बैक्टीरिया में एज दे सब्स्टिट्यूट फॉर पी अमीनो बेंजोइक एसिड, मतलब फॉलिक एसिड बनाने के लिए पी अमीनो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, फॉलिक एसिड, याद कर लीजिए, फॉलिक एसिड बनाने के लिए पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इसकी जरूरत पड़ती है। पहले इसको यूज किया जाता है, फिर इससे ये बनाया जाता है फॉलिक एसिड, फिर फॉलिक एसिड जाकर के डीएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है और डीएनए के रेप्लिकेशन को आगे बढ़ाता है। तो सल्फा ड्रग्स आती हैं और सल्फा ड्रग्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करती हैं फॉलिक एसिड सिंथेसिस के लिए, यानी सल्फा ड्रग्स फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं करती, करने ही नहीं देती हैं। क्यों, क्योंकि सल्फा ड्रग्स आकर के जिन चीजों से फॉलिक एसिड बनता है, किन चीजों से बनता है फॉलिक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड को एंजाइम के साथ जुड़ने ही नहीं देती। तो इसका मतलब एंजाइम के साथ कौन जुड़ रहा है, एंजाइम के साथ जुड़ रहा है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इसको जुड़ने नहीं दिया सल्फा ड्रग्स ने और खुद आकर के वहां जुड़ गए। तो अब एंजाइम के साथ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड नहीं जुड़ पाया, सल्फा ड्रग्स आकर के जुड़ गई, तो ऑब्वियसली जब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जुड़ ही नहीं पाए एंजाइम के साथ तो फॉलिक एसिड भी नहीं बनेंगे, और फॉलिक एसिड नहीं बनेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आगे का जो भी स्टेप होता है फॉलिक एसिड सिंथेसिस का, वो स्टेप ही पूरा नहीं हो पाया। जब पहला स्टेप ही पूरा नहीं हो पाया तो नेक्स्ट स्टेप कहां से होगा, तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाता है, इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखिए, फिर से देखिए, इसको फिर से पढ़ते हैं। बैक्टीरिया जो है, फिर से पढ़ते देखिए इसको, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज वेरी यूजफुल इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस, यानी बैक्टीरिया नाम के पैथोजन को हमारी बॉडी में रोकने के लिए, बैक्टीरिया नाम का जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में इनहिबिट हो जाए, उसकी ग्रोथ ना हो, इसको रोकने के लिए हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नाम के फिनोमिनन को यूज किया। बैक्टीरिया यूज करते हैं फॉलिक एसिड इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड्स दैट मेक अप देयर डीएनए। डीएनए किससे बनता है, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो बनता है फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस। तो जो भी चीजें बैक्टीरिया को चाहिए नया डीएनए बनाने के लिए, उन चीजों को बनाने के लिए फॉलिक एसिड की जरूरत है। तो सीधी सी बात है ना, आप तो फॉलिक एसिड मत बनने दो, तो इसके लिए सल्फा ड्रग्स यूज की जाती हैं, और सल्फा ड्रग्स जो है वो फॉलिक एसिड सिंथेसिस के लिए इनहिबिशन का काम करती हैं, इनहिबिटर का काम करती हैं, वो फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं होने देती, क्योंकि ये सल्फा ड्रग्स जो हैं वो जाकर के जुड़ जाती हैं उस एंजाइम के साथ जो फॉलिक एसिड बनाता है। तो जैसे ये एंजाइम है, ये एंजाइम फॉलिक एसिड बना रहा है, लेकिन फॉलिक एसिड बनाने के लिए इस एंजाइम को क्या चाहिए, फॉलिक एसिड बनाने के लिए इस एंजाइम को चाहिए पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। क्या चाहिए, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड चाहिए। तो सल्फा ड्रग्स क्या करती हैं, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की जगह पे जाकर खुद लग जाती हैं। अब इस एंजाइम को पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड नहीं मिला तो ऑब्वियसली फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, और फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो डीएनए भी अपनी कॉपी नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हमने ये जो कॉन्सेप्ट था कि एंजाइम्स के इनहिबिटर होते हैं,
तो हमने भी यही कॉन्सेप्ट यूज कर लिया कि चलो एक काम करते हैं, बैक्टीरिया अपने रेप्लिकेट करने के लिए, बैक्टीरिया अपनी कॉपी करने के लिए जो जो एंजाइम यूज कर रहा है उन सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी खत्म कर दो, उन सारे एंजाइम्स को उनके इनहिबिटर्स दे दो, इनहिबिटर्स आ गए बस एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएंगे, एंड नो एंजाइम एक्टिवेशन मतलब नो रिएक्शन आगे। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूं, इसके बाद में आ जाऊंगी क्वेश्चन आंसर राउंड पर। इस क्वेश्चन को पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर राउंड पर आ जाऊंगी। वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज लिख दीजिए। बस 2-3 मिनट का क्वेश्चन है, फिर मैं क्वेश्चन आंसर राउंड पर आ जाऊंगी। व्हाट आर एंजाइम्स, किसको बोलते हैं एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। बायो माने लिविंग बॉडी, तो एंजाइम्स लिविंग बॉडी में पाए जाने वाले कैटलिस्ट हैं जो प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, एंड विच कैन एनहांस, जो एनहांस कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को बहुत तेज कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। अब ये 2 तरीके के होते हैं एंजाइम्स, 2 तरीके के होते हैं, सिंपल एंजाइम्स एंड कॉन्जुगेट एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स वो होते हैं जो केवल और केवल प्रोटीन के बने हैं और कोई दूसरा ग्रुप उनके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे पेप्सिन है, वो पूरा प्योर प्रोटीन का बना है, ट्रिप्सिन है, वो पूरा प्योर प्रोटीन का बना है। तो ऐसे एंजाइम्स जो केवल और केवल प्रोटीन्स के बने हैं उन्हें हम कहते हैं सिंपल एंजाइम्स। आगे है कॉन्जुगेट एंजाइम्स। कॉन्जुगेट एंजाइम्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेट एंजाइम्स वो होते हैं जिनमें, जैसे ये बड़ा सा एंजाइम है, इस बड़े से एंजाइम में कुछ पार्ट प्रोटीन का है लेकिन कुछ पार्ट ऐसा भी है जो प्रोटीन का नहीं है। कुछ प्रोटीन्स मैंने आपको ऊपर बताए थे ना, जो पूरी तरह प्रोटीन्स के बने हैं, वो तो सिंपल प्रोटीन्स हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जिसमें आधा हिस्सा तो प्रोटीन का बना है और आधा पार्ट जो है वो प्रोटीन का नहीं है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम्स। और कॉन्जुगेट एंजाइम्स में जो प्रोटीन वाला हिस्सा होता है उसको नाम देते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं उस पार्ट को? उस पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। तो देखिए 2 तरह के प्रोटीन्स हैं, सॉरी 2 तरह के एंजाइम्स हैं। सिंपल एंजाइम्स प्योरली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, conjugate enzymes made up of protein part as well as non-protein part. Protein part is apoenzyme and non-protein part is cofactor, ठीक है। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस जरूर होंगे, यानी उनमें प्रोटीन जरूर होगा, भले पूरा एंजाइम प्रोटीन का हो या एंजाइम में कुछ हिस्सा प्रोटीन का हो, लेकिन वो प्रोटीनेशियस जरूर होगा, उसमें प्रोटीन जरूर प्रेजेंट होगा। एक्सेप्ट, हाँ, 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या कोई ऐसा एंजाइम भी है, क्या कोई ऐसा एंजाइम भी है जिसमें प्रोटीन बिल्कुल नहीं है? यस, और वो है राइबोजाइम, वो है राइबोजाइम। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो राइबोजाइम्स होते हैं वो आरएनए होते हैं, ठीक है, वो आरएनए होते हैं। लेकिन पता है देखा जाए तो इसमें ये भी सही नहीं है, ये देखा जाए तो ये भी सही नहीं, क्योंकि आरएनए जो बनता है ना, आरएनए को देखिए जैसे आरएनए बन गया, हाँ सही है, ठीक है, वो तो फिर बाद में देखिए आरएनए जो बनता है, आरएनए किससे बनता है? फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ऐसे ही तो आरएनए भी बनता है। बस आरएनए में थाइमीन नहीं होता, यूरेसिल होता है। ये बात अलग है कि वो आरएनए बन गया, बाद में उस आरएनए को अगर आपको कॉइल करना है तो फिर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। आरएनए को अगर कॉइल करना है तो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही जा रहा है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं प्रोटीनेशियस होते हैं, केवल एक राइबोजाइम नाम का जो एंजाइम है विच इज मेड अप ऑफ आरएनए, दैट इज नॉन प्रोटीनेशियस, ठीक है। दे मे बियर, तो प्रोटीन एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होते हैं, उनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, और प्रोटीन के साथ में उनमें एडिशनल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और हो सकते हैं फॉर देयर एक्टिविटीज। अभी भी मैंने आपको बताया ना कि कुछ एंजाइम्स कॉन्जुगेट एंजाइम्स हैं, उनमें प्रोटीन पार्ट के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है,
और वो नॉन प्रोटीन पार्ट वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है या ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। ये जो एंजाइम्स होते हैं जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी काफी ज्यादा होता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये फास्ट कर देते हैं एंड ब्रिंग अबाउट इक्विलिब्रियम वेरी सून, और किसी भी रिएक्शन में ये बैलेंस बहुत जल्दी बना लेते हैं। यानी एंजाइम्स की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। द एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन, एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं एक्शन में। फॉर एग्जाम्पल जो एंजाइम्स हैं, जैसे एक एंजाइम है सुक्रेज, ये सुक्रेज नाम का एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करता है? सुक्रोज के ऊपर एक्ट करता है। ये जरूरी, देखिए यहाँ पर सुक्रोज लिखा है मैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि सुक्रेज जो है सुक्रोज के ऊपर भी एक्ट करता है, और सुक्रोज जो है सुक्रेज जो है वो एक और शुगर है रैफिनोज,